तो आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क, जिसका एग्ज़ाम होना है अगस्त 2022 में। आपको मैं बता दूं, आज जो है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क का लास्ट पॉइंट है और लास्ट यूनिट का आपदा प्रबंधन और समाज कार्य। अच्छा, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आपदा होता क्या है। कोई बताना चाहेगा अपने शब्दों में आपदा क्या होता है? डिजास्टर जिसको बोला जाता है। पर्यावरणीय रूप में जो सर एक इमरजेंसी की तरह, जैसे सर बहुत ज्यादा हानि हो जाती है जनधन की, चलो ठीक बाढ़ है। जैसे हो गया ये सब। आपदाएं दो तरह की होती है, एक मानवीय होती है, दूसरी प्राकृतिक होती है। तो प्राकृतिक आपदा वो जो जिससे मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसमें जन और धन दोनों की हानि होती है, जैसे भूकंप है अच्छा और बाढ़ है। अच्छा, चलो ठीक है। अपने अपने विचार आप लोगों ने प्रकट किए और सही था लगभग लगभग सभी का अपने अपने विचारों से। तो देखो, आपदा का अगर मैंने मतलब बताऊं आप लोगों से, तो विपत्ति होती है, मतलब मुसीबत होता है, कठिनाइयाँ होती हैं। आपदा का मतलब, आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है। डिजास्टर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए। एक होता है डेस, और डिस का अर्थ जो होता है वो होता है बुरा, अर्थात अशुभ। आप कह लीजिए अशुभ कह लीजिए, है ना, डिस का अर्थ। और अगर हम बात करें दूसरे अर्थों में तो एस्ट्रो कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एस्ट्रो कहा जाता है। और एस्ट्रो में अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जो है नक्षत्र या स्टार। आप कह लीजिए नक्षत्र या स्टार कह लीजिए। स्टार मतलब समझ रहे हो, तारे ना। ये तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि पुराने ज़माने में किसी विपत्ति या मुसीबत और कष्ट का कारण बुरा नक्षत्र का प्रकोप माना जाता था। आज भी आप लोग कुछ पुरानी मूवियाँ हैं, नई मूवी भी आ रही हैं आजकल, ऐसी बात नहीं है, उसमें बेसिकली यही चीज़ें बताई जाती हैं, दिखाया गया है। इस तरीके की चीज़ों को बताया गया है कि पुराने समय में किसी विपत्ति या मुसीबत या कष्टों का बुरा नक्षत्र के प्रकोप के कारण वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, वो काम नहीं हो पा रहा है, इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती है। आज वर्तमान समय में अगर हम आपदा को रिप्रेजेंट करें तो उन प्रकृति और मानव जनित, किसी बच्चे ने बोला था कि उन प्रकृति और मानव जनित अप्रत्याशित, ओके ओके ओके, अप्रत्याशित और या त्वरित घटनाओं से लिया गया है जो मानव पर कहर बरसाती है, साथ ही जंतु और पादप समुदायों को अपार क्षति पहुंचाती है आपदा। आप समझ ही रहे होंगे, अच्छे से समझते चलिएगा सभी लोग। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं सोशल वर्कर में, है ना। तो इसको बोला जाता है आपदा। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपदा एक प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम का प्रभाव है जो समाज या पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आपदा शब्द ज्योतिष विज्ञान से आया है। एक फैक्ट है आप लोगों के लिए। कहाँ से आपदा शब्द आया है? ज्योतिष विज्ञान से आया है। इसका अर्थ क्या होता है? जब तारे बुरी स्थिति में होते हैं तब बुरी घटनाएं घटित होती हैं, वही आपदा होती है। मैंने अभी अर्थों के रूप में आप लोगों को समझाया था डेस और एस्ट्रो के बारे में, अशुभ या बुरा, स्टार या नक्षत्र। वही चीज यहाँ पे कही जा रही है, बुरी घटनाएं, बुरी स्थिति में होते हैं तब बुरी घटनाएं घटित होती हैं। आगे बात करें थोड़ा सा, अभी और अच्छे समझ में आएगा आपको। शिक्षा में आपदा जो होती है, एजुकेशन में, अनुचित प्रबंधित जोखिम के परिणाम के रूप में देखी गई है। ये खतरे आपदा और जोखिम के उत्पाद हैं। आपदा जो कम जोखिम के क्षेत्र में होते हैं वह आपदा नहीं कहलाते या वह आपदा नहीं कहे जाते हैं। आपदा को कम जोखिम के क्षेत्र में प्रतिक्रिया आपदा नहीं कही जाएगी। वो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आपदा कहते किसके हैं? आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका अथवा संपत्ति की हानि होती है।
जिसके परिणाम स्वरूप मानव और जीव जंतु कष्ट में पड़ जाते हैं। आपदा से भारी जान माल की हानि होने लगती है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी समाज में आपदा का कारण मानव और पर्यावरणीय संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मानवीय जीवन कठिन हो जाता है। माना जाता है कि मानव सदैव से ही पर्यावरण का निरंतर उपयोग कर रहा होता है और अपने विकास के मार्ग को सदैव प्रशस्त करता रहता है। साथ ही साथ पर्यावरण में या पर्यावरण से समायोजन भी करता रहता है। वही आपदा है, वही आपदा। आपदा एक ऐसी घटना है जिसमें मानव जीवन की क्षति, वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव, स्वास्थ्य और सुविधाओं का ह्रास, धन की हानि आपदा कहलाती है। कोई पूछ ले आपदा किसे कहा जाता है? बस वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव, मानव जीवन की हानि या क्षति, स्वास्थ्य और सुविधाओं का ह्रास, धन की हानि आपदा कहलाती है। बस ये आपदा की परिभाषा बन जाएगी आपके सामने। अब देखिए, यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ी सी आपदा को और स्पष्टीकरण करता हूं, विशेषताओं से रिप्रेजेंट करते हुए। देखिए, अभी मैं आप लोगों से चर्चा भी करूंगा प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा, कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। आप तो देखो, एक तो जो मैंने भी आपको पढ़ाया है वहां से इस तरीके से प्रश्न बनेगा कि किसी भी समाज में आपदा के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानवीय, ऑप्शन बी पर्यावरणीय, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे जवाब? मानवीय और पर्यावरणीय दोनों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि आपदा उन आकस्मिक या अप्रत्याशित या दुष्प्रभावों का चरम स्थिति को कहा जाता है जो घटित होता है। मानव जनित या प्राकृतिक? ऑप्शन ए मानव जनित है, ऑप्शन बी प्राकृतिक है, ऑप्शन सी ए बी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ए बी दोनों होगा। तो आपदा जो है उन अकस्मात, अप्रत्याशित और उन दुष्प्रभावों की चरम स्थिति को कहा जाता है आपदा। बस ये भी बोल सकते हो। अब विशेषता को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आपदा जो होती है ना, आपदा प्रकृति जन्य और मानव जनित आपदा होती है। आप चाहो तो अपनी कॉपी पर मेंशन भी कर सकते हो ऐसे कीवर्ड्स को। एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं कथन कारण को लेकर ना, तो कुछ इसी तरीके से लिखे भी होते हैं, प्रकृति जन्य और मानव जनित। तो ये आपका करेक्ट होगा और ये सभी लोग जानते भी हो आपदा। अच्छा, दूसरी पॉइंट, आपदा जो होता है अप्रत्याशित और त्वरित गति से घटती है। आपदा कैसे घटती है? अप्रत्याशित, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी है कि अकस्मात और अप्रत्याशित और उन दुष्प्रभावों को चरम स्थिति को कहा जाता है आपदा। तो अप्रत्याशित और त्वरित घटित वाली है, त्वरित गति से जो घटती है वही आपदा होती है। त्वरित का मतलब तो समझ ही रहे होंगे सभी लोग, और अप्रत्याशित का मतलब समझ रहे हो सभी लोग कि नहीं? मैं बताऊं अप्रत्याशित का मतलब भी। आप हाँ, अप्रत्याशित का मतलब क्या होगा कि जिसकी पहले से आशा ना की गई हो, यानी अचानक घटित होने वाला, अचानक घटित होने वाले को क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित बोला जाता है। जिसकी कोई आशा ही ना की जाए वो होता है आपदा। तीसरी बात आप यहां पर यह भी ध्यान रख सकते हैं तीसरी में, कि आपदा से जान माल को नुकसान पहुंचाता है, लोगों को चोट पहुंचाती है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यह तीसरी बात है आपदा के परिप्रेक्ष्य में। बात को समझते चलिए। आपदा के बात में अगर हम करें तो यहाँ पे सामाजिक स्ट्रक्चर, जो सोशल संरचनाएं हैं, वह ध्वस्त हो जाता है, इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं आपदा में, है कि नहीं? यस या नो? हाँ सर। अच्छा, आपदा क्या होता है? आपदा के कारण ही परिवहन, संचार व्यवस्था और अनिवार्य सेवाएं क्या हो जाती हैं? प्रभावित हो जाती हैं, है ना?
प्रभावित। अभी आप देखिए कोविड-19 आया था, आपदा ही तो थी। सामाजिक संरचना ध्वस्त हुआ, परिवहन ध्वस्त हुए थे, संचार में जो है प्रभावित हुआ था, अनिवार्य सेवाएं प्रभावित हुई थी, सारी चीजें प्रभावित हुई थी। तो ये आपदा थी। आगे अगर हम बात करें, इस आपदा के कारण परिवहन, संचार और सेवाओं के साथ साथ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और यह अचानक और अनजाने और व्यापक पैमाने पर आक्रमण कर सकती है या कर देती है, वही आपदा होती है। बात यही समाप्त नहीं हुई। आपदा जो होता है, पीड़ित समुदाय, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप वर्क के बारे में, हम पढ़ रहे हैं समाज कार्य के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, केस वर्क शामिल भी होगा। तो समुदाय के लोगों को से भोजन, म्यूट हो जाओ, कौन अनम्यूट? हाँ, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, सामाजिक देखभाल की आवश्यकताएं भी होती हैं। ये हैं सारी आपदाएं की पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा प्रकोप किसे कहते हैं? प्रकोप और आपदा। आपदा मैं बताता हूं, अभी दोनों में क्लियर करता हूं। प्रकोप किसे कहते हैं? सर ये भी आपदा का एक प्रकार है, पर थोड़ा सा इससे मतलब विध्वंसकारी ज्यादा होता है ये। हाँ, ज्यादा विध्वंसकारी होता है ये। प्राकृतिक होता है प्रकोप। देखिए, प्रकोप जो होगा ना, प्राकृतिक मानवीय दोनों होता है। सामान्य रूप से अगर हम प्रकोप की बात करेंगे तो प्राकृतिक भी होता है, मानवीय भी होता है। ठीक है, यहाँ जो घटनाएं घटित होती हैं, आपको बता दूं, वो चरम घटनाएं उत्पन्न करता है। प्रकोप चरम घटनाएं उत्पन्न, लेकिन जो आपदा होती है वो त्वरित आएगी, अचानक होती है, और जो मानव समाज और जैव समुदाय के अधिक क्षति पहुंचाती है, वो आपदा होती है। प्रकोप को बता दूं, एक प्राकृतिक घटना है, जबकि आपदा इसका परिणाम है। प्राकृतिक घटना क्या है? जिससे माल, जान माल दोनों का नुकसान होगा, और आपदा इस संकट का अनुभव है, उस संकट का अनुभव है। यदि भूकंप 4.0 से कम परिणाम आता है तो वह उस क्षेत्र के लोगों के लिए आपदा नहीं होगी, क्योंकि इसका प्रभाव उन क्षेत्रों के लोगों का नग्न होगा। यदि भूकंप 7.0 आ जाए और अधिक परिणाम आते हैं, वहाँ पे स्थान जो है तहस नहस हो जाता है, तो वह आपदा बन जाएगा, वह आपदा बन जाएगा, वह आपदा बन जाएगा। तो याद रखेंगे, ये थोड़ा सा उसके रीजंस बन जाते हैं, है ना। अब देखो, आपदाओं से होने वाली कुछ हानियाँ होती हैं। जैसे आपदाओं से बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होगी। आपदा समाज सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित कर देगी। आपदाएं जो होता है पर्यावरण की गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। आपदा समुदाय को प्रभावित करती है, जिससे क्षतिग्रस्त के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। आपदाओं से राष्ट्र का अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाता है ना। ये सारी क्या है, आपदाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ निकल के आते हैं रीजन, या एक प्रकार से कहें हानियाँ, कुछ निकल के आती हैं हानियाँ। अब देखिए, आपदा के कुछ कारण, आपदा के कारण क्या क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। आपदा के बेसिकली मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। वैसे तो मैं बता दूं आपको, आपदा के कारण जो है भूगर्भीय आपदा होता है एक। चाहो तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। देखिए, कभी एग्जाम में अगर आ जाता है पॉइंट में, तो भूगर्भीय आपदा को आप लोग ना कहिएगा कि आपदा नहीं, ये आपदा है। और अभी मैं स्पष्ट भी करूंगा कि कैसे है आपदा, भूगर्भीय आपदा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपदा आपका क्या बनता है, अच्छा, भूगर्भीय आपदा में जानते हो क्या होगा? जैसे ज्वालामुखी, क्या चीज? ज्वालामुखी, भूस्खलन हो गया, हाँ, भूकंप हो गया, हिमस्खलन हो गया, सिंक होल हो गया, ये सारे बनते हैं आपदा में, भूगर्भी में, है ना। सिंपल सी है। जलीय आपदा क्या होगा? दूसरा होता है जलीय आपदा। बाढ़ है, बादलों का फटना। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, ये चीज़ें हो जाएगी आपका। देखिए, कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ। देखिए सर, आप ना समय पर ज्वाइन किया करें, सभी लोगों से समय 8 बजे तक जो है क्लास को ज्वाइन कर लिया करो आप लोग। मैं 15 मिनट पहले लिंक दे देता हूँ।
है ना। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला कि भाई सुनामी है, किसी ने बोला कि बाढ़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बादल का फटना वगैरह जली हुई आपदा में आता है। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो तीसरी बात आता है मौसमी आपदा। कौन बताएगा? सर अचानक से मौसम मतलब खराब हो जाए, तेज कोई तूफान आ जाए, कोई आंधी आ जाए, आंधी तूफान। आंधी तूफान, चक्रवात बोलो सीधा सा ना, हाँ, चक्रवात। आंधी तूफान तो आता ही रहता है ना। चक्रवात हो गया, है ना, सूखा पड़ गया, है ना, है ना, गर्म लहर आ गई, शीत लहर आ गई। हरिकेन जानते हो? कितने लोग हरिकेन जानते हो? हरिकेन, हरिकेन से भी प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं। हरिकेन, सर नाम सुना है पर याद नहीं आ रहा। हरिकेन जी, हरिकेन एक प्रकार का तूफान है। क्या है? तूफान। स्टॉर्म, हाँ। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो। ये हरिकेन जो है ना, उष्ण कटिबंधी चक्रवात कहा जाता है। इसे हरिकेन को क्या बोला जाता है? ये आपको फर्स्ट पेपर में हो सकता है मिले आप लोगों को, या तो फिर सोशल वर्क में भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, सोशल वर्क में मिल भी सकता है, ठीक है। उष्ण कटिबंध चक्रवात कहा जाता है। और हरिकेन सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान होता है ये हरिकेन। और अब इसकी उत्पत्ति जानते हो कहाँ से हुई है? अटलांटिक बेसिन से हुआ है। कहाँ से? अटलांटिक बेसिन से हुआ है। अटलांटिक बेसिन से हुआ है इसकी उत्पत्ति। अब ध्यान रखिएगा, ये उत्पत्ति कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है हरिकेन की? जब उष्ण कटिबंधी चक्रवात, ठीक है, ठीक है, ऐसे इंजनों के समान होते हैं जिसके संचालन के लिए ईंधन के रूप में गर्म नमीयुक्त वायु की आवश्यकता होती है। और इसका कारण यह है कि इसका निर्माण केवल ऐसे कटिबंध क्षेत्रों में होता है जहां सतह के नीचे कम से कम 50 मीटर यानी 165 फीट की गहराई पर महासागर का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस चीज को बताता है हरिकेन। हरिकेन जी, 27-28 डिग्री सेल्सियस। 28 कहाँ से हो? मैंने बोला 28 थोड़ी ना बोला, वो तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का मैंने 27 डिग्री सेल्सियस निकाला है ना। हाँ, तो मतलब उससे क्या फर्क क्या पड़ता है? वो तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई बहुत अलग हटके तो नहीं। ये गहराई पर महासागर के तापमान की बात कर रहा हूँ, गहराई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ तापमान सामान्य थोड़ी ना होता है ना। जब इसकी तूफान की अधिकता होती है इसमें, तो हरिकेन कितना होता है इसका? 74 समथिंग होगा, 74 मीटर प्रति आवर, है ना, ये होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये पहली नंबर की गति होगी, दूसरे नंबर पे 96 होता, तीसरे पे 111, चौथे पे 130, पांचवें पे 157। तो ये 5 टाइप के स्केल निकाला गया था। उस स्केल का नाम था हरिकेन की तीव्रता। सैफिर हरिकेन की तीव्रता को जो है सैफिर सिप्सन हरिकेन विंड स्केल बोलते हैं उसको। हरिकेन को तीव्रता को नाप लेते हैं, ये बोलते हैं। और कब कब आता है ये मालूम है आपको? एक इसकी जो शुरुआत होगी जो है कैरिबियाई सागर में, ये हरिकेन मौसम की शुरुआत जो है 1 जून से होती है और 30 नवंबर तक होता है इसकी। अटलांटिक में बेसिकली प्रतिवर्ष 12 हरिकेनों का विकास होता है उसमें। तो हरिकेन भाई वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं, हरिकेन भी आता है, देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं हरिकेन हो गया आपका, मौसम हो गया। फिर उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे? प्रकोप और आपदा। प्रकोप और आपदा में जैसे पृथ्वी का उल्काओं का टकराव हो जाए, उल्काओं का आपसी टक्कर हो जाए, तो वो उसको शामिल किया गया। मानवकृत प्रकोप, ये तो बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे भौतिक आपदा शामिल किया गया है, वायु और जल प्रदूषण शामिल किया गया है, मृदा का अपरदन शामिल किया गया है, भूशक्ल शामिल किया गया है, बाढ़ जनित भूकंप शामिल किया गया है, क्षरण और दावानल को शामिल किया गया है। ये सारी चीज़ें आते हैं मानव प्रकोप के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक आघात जो है आपदा में क्या होगा? नाभिकीय विस्फोटक होगा, रेडियोधर्मी विकिरण होगा, जहरीली रसायनों का रिसाव हो जाए। इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा।
हाँ, नहीं पढ़ा है? एमपी में हुआ था कि नहीं? कहाँ हुआ था? भोपाल में। एमसी मेंटा वाला, वो जो गैस वोल्यूम वाला हुआ था भोपाल में सर 1984 शायद। हाँ 1984 में, 1984 में, ठीक है। भोपाल की उसको क्या बोला जाता है जानते हो आप लोग? भोपाल गैस त्रासदी। हाँ वेरी गुड, भोपाल गैस त्रासदी बोला जाता है। हाँ, तो ये जो भोपाल गैस त्रासदी है, आप ध्यान रखिएगा इसको, जो है भोपाल गैस का यहाँ पे जो रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को स्थित भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से रसीली गैस का रिसाव हुआ और इस हादसे में हज़ारों लोगों की मौत भी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे किसी बच्चे ने अभी बताया है उस गैस का नाम, बताइए फिर से उस गैस का नाम। मिथाइल आइसोसाइड। हाँ, मिथाइल आइसोसाइड। तो इस चीज़ को आप लोग जो है, फिल्म भी बनी हुई है, क्या बनी हुई है? एक शॉर्ट फिल्म भी है इसकी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिल्म हो गई, चलो ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। हाँ देख लेंगे किसी ने कहा देख लेंगे। चलो देखो आगे अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद आता है आपका प्राकृतिक आपदा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये टाइप बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। देखिए प्राकृतिक आपदा क्या होती है? सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी जैसे समस्त घटनाएं जो है प्राकृतिक के विस्तृत रूप से घटित होती हैं और इसका प्रभाव विनाशकारी होता है, ये तो आप जानते हैं। मानव जनित में भी आप जानते हैं, वे आपदाएं जो मानव के कारण उत्पन्न होती हैं मानवकृत आपदाएं कही जाती हैं और मानवीय महत्वाकांक्षा और प्रयासों से संबंधित है, जैसे आणविक है, जैविक है, रासायनिक है, बम विस्फोट है आदि जैसे मानवकृत आपदाएं के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया गया है कि नहीं? ये चीज़ आ जाएंगी। अच्छा, एक आपदा प्रौद्योगिकी आपदा भी होती है, पर्यावरण दुर्घटना हो गई, औद्योगिक दुर्घटना हो गई, नाभिकीय युद्ध हो गया, इसको प्रौद्योगिकी आपदा बोला जाता है ना। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आगे आता है एक चीज़ और। यहाँ पे देखिए जो आपदा की प्रकृति है, जो आपदा का नेचर है ना, उसमें क्या होता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण देखेंगे हम लोग, ठीक है। भौगोलिक दृष्टिकोण में क्या होता है कि बेसिकली सामाजिक विज्ञान की विधि का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था। आपदा का विस्तार, प्रभाव और संवेदनशीलता पर यह बल देता है भौगोलिक दृष्टिकोण, है ना। तो इसको बोला, हालांकि इतना डिप में नहीं जाएगा, मैं आपसे बस वर्बली बोल देता हूँ, ठीक है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हो जाए, नृशास्त्रीय दृष्टिकोण हो जाए, विकासात्मक अध्ययन हो जाए, आपदा औषधि का और महामारी हो जाए, ठीक है, तकनीकी दृष्टिकोण हो जाए, ये सारी चीज़ें होती है आपदा का प्रकृति, यानी नेचर ऑफ डिजास्टर इसको बोल देते हैं। और यहाँ पे जैसे प्राकृतिक आपदा क्या होती है मैंने आपको बता दिया, जैसे बाढ़, चक्रवात, बादल का फटना, बिजली गिरना, सूखा, गर्म हवा, लू इत्यादि जो चीज़ें बन जाती है वो प्राकृतिक आपदा हो जाती है। भूगर्भीय आपदा भी बता दिया आप लोगों को। मानव जनित आपदा के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को भाई कि मान लो जो विषैली गैसों का रिसाव हो जाए, विस्फोट हो जाए, आग हो जाए, भवन का ध्वस्त हो जाए, विद्युत उपकरणों का विस्फोट, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें, ठीक है। युद्ध हो जाए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मानव जनित आपदाएँ होती हैं। अब इन्हीं आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में कुछ मैनेजमेंट किया गया, कुछ नियम लाए गए, कुछ प्रबंधन बनाए गए, कुछ एक्ट लाए गए, कुछ योजनाएं चलाई गई। आप जैसे देख सकते हैं हाल ही में गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न आया भी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लाया गया है? 2005 को। ऑक्सीजन यहाँ पे बताया गया है कि लागू करके ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को मुक्त अंतर्राज्य संचालन का आदेश दिया है। इसमें पूर्व विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने मार्च 2020 में देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। तो ये बेसिकली भी हाल ही का है ये चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पर आप मेंशन किया गया है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं आपदा प्रबंधन 2005 के विषय में भी, तो उस अधिनियम में भारत सरकार के द्वारा आपदाओं के कुल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया। और हालांकि ये जनवरी 2006 में जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी जगह लागू था, अब इसको हटा दिया गया, अब वहाँ पर भी लागू है। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुछ बातें हैं, जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में समन रणनीति तैयार करना होता है, क्षमता निर्माण करना आदि शामिल किया गया है इसमें। आपदा शब्द को इस अधिनियम में धारा 2 का D में शामिल किया गया है, 2 का D में इसको जो है शामिल किया गया है।
बात समझ में आ रही है? हाँ जी। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, देखिए यहाँ पे कि आपदा को परिभाषित किया गया, जिसके अंतर्गत आपदा का अर्थ प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना, आपदा का गंभीर घटना को रिप्रेजेंट किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ये सारी बातें जिक्र किया गया। अच्छा, और अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसके अंतर्गत और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। अब यहाँ पर इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ये क्या चीज़ें हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण? सर इसके लिए नीतियाँ पॉलिसी वगैरह लगाते होंगे, बनाते होंगे, लागू करते होंगे इसके अंदर। ओके, देखिए यह आपदा के प्रति समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने हेतु एक शीर्षक निकाय है। मैं आपको बता दूं, अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी, कौन सी? आपदा प्रबंधन की। जो अधिनियम गृह मंत्रालय के समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया, जिसे संस्थागत संरचना दिया गया कि भाई राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों को एक व्यवस्थित संरचना के रूप में इसको रखा जाए। तो वहां पे राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं बनी महत्वपूर्ण, वो बनी थी NDMA बनी थी, जिसको आप लोग नेशनल जी ए का मतलब क्या होता है सर इसमें? ये ए अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बताया गया, NDMA। हाँ, तो यहाँ पे ये जो रही इस तरीके से काम करती थी, हालांकि ये भी 2005 को ही रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राधिकरण का प्रमुख कार्य ये था सर कि आपदा प्रबंधन से संबंधित नीति निर्माण करना, योजना निर्माण करना और उन्हें मान्यता प्राप्त करना या मान्यता प्रदान करना। इसी के साथ राज्यों में भी संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। जिलों के जिला अधिकारियों की अनुयायी में जिला परिषदों के लिए सभापति की या अध्यक्षता कर काम किया। तो भारत में जो आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष प्राधिकरण है वो यही है, NDMA, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा अधिनियम 2005 के माध्यम से की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 है, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अब कहता है कि NDMA कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों को लागू करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाना, दिशा निर्देशों को जारी करना, भारत में आपदा से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन के रूप में अगर बात करेंगे तो वो स्टेट लेवल पर बन जाएगा SDMA, जिसको आप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज कहेंगे आप, जिसके साथ समन्वय का काम करती है, यानी कोऑर्डिनेट काम करती है। अब आप थोड़ा सा सुनिए प्रश्न कैसे बनेगा। पहले तो प्रश्न बनेगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? 2005 में आया। अब ये था क्या चीज? ये अधिनियम जो था वो आपदा को किसी क्षेत्र में घटित और महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट, गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया। और इसने कहा कि वही प्राकृतिक और मानव जनित कारणों के दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो, जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति हो जाए, पर्यावरण की हानि हो जाए, विनाश हो जाए, उसके परिणाम प्रभावित होने लगे, मानव समुदाय को सहन क्षमता से संबंधित हो। जहां आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ये चीजें दिशा निर्देशित की गई और उसी के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही कोष की बात हुई भी है, आपदा समक कोष की भी बात हुई है। मतलब आपको बता दूं कि इस अधिनियम में 2 फंड की बात की गई है, एक डिजास्टर रिलीफ फंड है, एक क्विक एक्शन फंड है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में जो है अथॉरिटीज की भी भूमिका यहाँ पे फिर देखने को मिलेगी। अब एक तो प्रश्न इस तरीके से आप लोगों से मैं प्रश्न एक कर लूँ ताकि आप
थोड़ा सा समझ जाएं और अच्छे से। बताओ, प्रश्न करें एक आध। सर अभी आपने फंड बताया थी ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। फंड का नाम नोट कर लीजिए, आपदा समक कोष, जिसको आप बोलते हो जो है डिजास्टर रिलीफ फंड। और एक था क्विक, क्विक का मतलब होता है त्वरित, त्वरित त्वरित कार्यवाही कोष, जिसको आप बोलते हो क्विक एक्शन फंड। अच्छा, ये तो था। मैं प्रश्न कर लूँ एक, आप ध्यान से सुनो ताकि आप यहाँ पे मेरी बातों को बड़ा ध्यान समझिएगा। मैंने प्रश्न दिया आप लोगों से, मैंने आपसे कहा कि निम्न कथनों पर विचार करो। मैंने आपसे कहा कि निम्न कथनों पर विचार करो, ऐसे प्रश्न आप लोगों से मिलेंगे और बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट पॉइंट बोलने के बाद तुरंत पूछूंगा सही है गलत है, आप बताना है। पहला पॉइंट मैंने दिया कि आपने क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये पहला पॉइंट रहा। पॉइंट आपसे कहा कि आपदा उन अकस्मात दुष्प्रभावों की चरम स्थिति को कहा जाता है जो मानव जनित और प्राकृतिक होती है। क्या सही है गलत? ठीक, तो इसको सत्य मान लो, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट बोला विश्व स्वास्थ्य संगठन, मैंने बोला अभी तक नहीं है लेकिन मैं आपको कॉमन के आधार पे आपको दे रहा हूँ सोचने के लिए। डब्ल्यूएचओ ने आपदा का ऐसी घटना के रूप में वर्णन किया जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ साथ स्वास्थ्य और सुविधाओं की हानि से बताया है। सही है। ये सर बिल्कुल करेक्ट जवाब बताया, क्योंकि मैंने एक कीवर्ड्स दिया था स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य पर काम करता है, स्वास्थ्य पर बात करता है। तीसरी पॉइंट मैंने आपको दिया। ये सारे प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे, बशर्ते मैं पढ़ा कर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं। प्रश्न थर्ड पॉइंट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आपदा का महाविपत्ति के रूप में वर्णन किया गया और हानि के रूप में मानव कष्ट, विध्वंस, पर्यावरण तथा समुदाय को इसका सामना करने से परे बताया गया। हाँ सर। क्या है? सही है सर। सत्य, बिल्कुल। भारत के कंट्रोल में नहीं है ना। हाँ, सत्य है, ये बात भी सत्य है, क्योंकि उस अधिनियम में पहली बात तो यहाँ तक सत्य थी कि आपदा और महाविपत्ति के रूप में वर्णन तो किया गया, और मैंने एक शब्द बोला और, फिर मैंने और बना के वहाँ पे जोड़ा कि हानि के रूप में मानव कष्ट, विध्वंस, पर्यावरण और समुदाय को इसका सामना करने से परे बताया गया है इस एक्ट में। तीसरी बात सत्य है। चौथी बात, संयुक्त राष्ट्र ने आपदा का प्राकृतिक मानवीकृत गतिविधियों के रूप में वर्णन किया जिसका मानव जाति और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सही है, बिल्कुल। अब मैंने आपको यहाँ पे कूट दे दिया, कूट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया कि 2 के बाद 3, 4, 1, 3, 4। सी ऑप्शन दे दिया 1, 2, 4। डी ऑप्शन दे दिया 1, 2, 3, 4। तो आप क्या करना, इस ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करना। ऐसे प्रश्न को इस तरीके से कूट आएंगे आपके सामने, ठीक है। ये प्रश्न थे, आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा आने वाले टाइम में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़िए यहाँ पर। अच्छा, आपने ये भी समझ लिया, आपने आपदा प्रबंधन जो है प्राधिकरण को भी समझ लिया आपने। अब आप देखिए जरा, भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। भारत सरकार प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता और मानव सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी आप वही नेशनल डिजास्टर जो है यहाँ पे डिजास्टर के बाद राष्ट्रीय आपदा हाँ प्रतिक्रिया है ना, प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स फोर्स। तो एक सशस्त्र बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनाती शामिल किया गया इसमें, ठीक है। और ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए, ये सिंपल सी बात है। आप जहाँ देखते हैं आपदा वगैरह तो वहाँ पे फोर्स पहुँच जाती है ना।
तो वो चीज़ें देखते हैं आप लोग, टीवी वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में आता रहता है ये। अब बात करेंगे आपदा। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म भी पूछता है सर। हाँ बिल्कुल, आया प्रश्न है वो, आया वो प्रश्न है समाज कार्य में, उसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग को, है ना। आपदा प्रबंधन अधिनियम, अच्छा मैं बता चुका हूँ, 2 का डी में बताया गया भाई आपदा का अर्थ, और जो चीज़ें यहाँ पर बता चुका हूँ, तो मैं बार बार क्या बताऊँ आपको, आगे बढ़ता हूँ इसी में। अब यहाँ पे देखिए एनडीएमए का फुल फॉर्म अभी आपने बताया है, ये प्रश्न में आया हुआ था और आप लोगों को पता है 27 सितंबर 2006 को ये लाया गया अधिनियम 2005 के तहत। एनडीआरएफ का आता है फुल फॉर्म सर वो। हाँ तो आप उसको कर लीजिए, क्या दिक्कत है, रिस्पांस फोर्स बना दीजिए, बाकी वही सारे रहेगा, क्या दिक्कत है ना। रिलीफ फंड आएगा कि रिस्पांस फोर्स? अरे रिलीफ कहाँ से आएगा भाई, रिस्पॉन्स आएगा, रिलीफ थोड़ी ना आता है। रिलीफ का मतलब होता है सहायता देना ना, प्रतिक्रिया मतलब होता है रिस्पॉन्स, है कि नहीं, राइट। सेना की बात हो रही है ना सर, तो वो तो रिस्पॉन्स ही आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अपने अपने विचारों को इस तरीके से याद रखें। अच्छा, अधिदेश, इसका प्राथमिक उद्देश्य देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जो है प्रतिक्रियाओं के समन्वय कायम करना है, आपदा प्रत्याशत यानी आपदाओं में लचीली रणनीति और संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता का निर्माण करना है, और आपदा के प्रति समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां, योजनाएं, दिशा निर्देश तैयार करने हेतु निकाय है ये। अब ये जानते भी हैं अच्छे तरीके से कि जो आपदा प्रबंधन है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन में, जब आपदा को 2D के अकॉर्डिंग बताया गया कि तबाही, दुर्घटना, आपदा जैसी गंभीर घटना है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है अधिदेश को। और ये बात आपकी कहाँ पे आ जाती है, फिर ये बातें आ जाती है अथॉरिटी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अथॉरिटी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आपको बता दूं, अधिनियम की बात करें 2005 की, जहां धारा नंबर 8, देखो धारा 2D याद रखना और धारा 8 भी याद रखना, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अब इसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया। आपको बता दूं, समिति को आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने और राष्ट्रीय योजना और राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया गया। किसको दिया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को। किसको? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को। बात करते हैं आगे, और आगे चर्चा करते हैं विजन को लेकर। एक समग्र और अग्र सक्रिय, मतलब एक फॉरवर्ड रूप में एक्टिव, तकनीकी संचालित और संवाहनी निकाय रणनीति के द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रत्याशत भारत बनाना है, जिससे या जिसमें सभी हितधारक का मतलब होता है स्टॉक होल्डर की मौजूदगी हो, और जो रोकथाम, तैयारी और समक की संस्कृति का पालन करती है। ये विजन का एक पार्ट बना, एक प्रकार से देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, उद्देश्य। आगे बढ़िए, अब हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की नीति को, सॉरी नीति नहीं है, नीति 2009 की है, अभी नीति पर नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विकास की। तो देखिए जरा, आपदा प्रबंधन जो है प्राधिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का महत्व देने हेतु भारत सरकार ने अगस्त 1999 में एक उच्चाधिकारी प्राप्त कमेटी और वर्ष 2001 के गुजरात भूकंप के बाद एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया गया। आपदा प्रबंधन योजना पर तैयारी की सिफारिश करने और प्रभावी समक सुलझाने हेतु कार्य किया गया। क्या किया गया? कार्य किया गया। और देखिए इसमें काम किस पे था भाई? भूकंप हो जाए या कोई भी प्राकृतिक घटना घटित हो जाती है, उस पर काम करेगी।
आगे बढ़ें। हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा बोलते रहिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अभिलेख रिकॉर्ड में प्रथम बार आपदा प्रबंधन का एक विस्तृत अध्याय है। 12वें वित्त आयोग को भी आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा हेतु अधिदेश दिया गया था। अच्छा, ये जरूरी नहीं है याद करने की, चाहो तो आप यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर याद कर सकते हैं। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया और जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और समृद्ध मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई। है ना। और अगर हम बात करें तो भारत में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण जो है कार्यान्वित करने हेतु की गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लेना, उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे उत्तरदायित्व है आपदा प्रबंधन की योजना में, उसको स्वीकृति देना है, फिर रणनीति तैयार करना है, योजनाएं वगैरह तैयार करना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए मुख्य बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ गई आप लोगों के लिए। आगे बात करते हैं, एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की प्रमुख बातें क्या क्या हो सकती हैं। आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसने वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की थी और इस नीति में यह परिकल्पना की गई थी कि निवारण, शमन और त्वरित कार्यवाही की प्रकृति के जरिए समग्र जो है सक्रिय, बहुआपदा उन्मुखी और प्रौद्योगिकी चलित रणनीति तैयार कर भारत को आपदाओं से जूझने में सक्षम और सुरक्षित देश बनाया जाए। तो इसमें लिए 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की कुछ नीति थी, कुछ इस तरीके से थी। आपदा प्रबंधन के लिए रोकथाम था, न्यूनीकरण और जो है पूर्व तैयारी के लिए एक समग्र और क्रियाशील दृष्टिकोण, ठीक है, जहाँ पे बात करता है प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाता है। प्रोएक्टिव अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अंतर्गत आता है। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। प्रोएक्टिव अप्रोच कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों का प्रत्येक मंत्रालय एवं विभाग आपदा संवेदनशीलता में कमी और पूर्व तैयारी से संबंधित विशिष्ट योजनाओं और पद्धतियों के लिए सुनिश्चित विधि या निधि का मतलब फंड, निधि का मतलब फंड की व्यवस्था करता है, ठीक है। बहुत सारी परियोजना पंक्ति में है, जैसे आपदा न्यूनीकरण के लेकर परियोजना का प्राथमिकता दी गई, पहले से जारी परियोजना को योजना में जो है आपदा न्यूनीकरण के उपायों को समाहित किया गया। अभी बात करेंगे थोड़ी सी योजनाओं के बारे में, एक आध दो हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल है। आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, अभी आपको मैंने बताया था, रिस्पांस फोर्स। अकादमी का निर्माण कार्य 2 जनवरी 2020 से महाराष्ट्र के नागपुर जिले में शुरू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इस अकादमी का निर्माण में के लिए 18.6 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2012 में 153 एकड़ भूमि को अधिग्रहण किया गया। ये लाइन इम्पोर्टेंट फैक्ट में ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में बनाया जा सकता है, ऐसे प्रश्न पॉइंट टू पॉइंट लिखा जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो है WES के बारे में एक प्रश्न आया था, 5 एकड़ ज़मीन 1000 वर्ग स्क्वायर यार्ड के बारे में बात की गई थी। ये सारी चीज़ें बनाए जा सकते हैं प्रश्न। पर इस परिसर के अंतर्गत कुछ छोटी पहाड़ियाँ और नदी के लिए एक धारा भी शामिल है। अकादमी में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के सदस्यों के साथ जो है स्वयं सेविकाओं को भी विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने की बात करता है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल पर अकादमी के निर्माण के लिए जो है सरकार ने 400 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है, ये वाली सरकार ने कितना दिया भाई, ठीक है।
रिस्पांस फोर्स की अकादमी के निर्माण के लिए 400 करोड़, है ना। ये सारी चीज़ें याद रखना है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियन के साथ एनडीआरएफ की स्थापना की गई। वर्तमान में एनडीआरएफ में 12 बटालियन है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ में 3-3 और सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में 2-2 बटालियन है, और इसके प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य शामिल है। 12 याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। वर्तमान की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना के बाद एनडीआरएफ में अपनी कार्यकुशलता से देश और विदेशों में प्रशंसा प्राप्त की है, ये आप देख सकते हैं। आपदा से निपटने के लिए किस तरीके से एनडीआरएफ की भूमिका रहेगी, यह आपको देखना होगा, समझना होगा। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करना होता है। राहत बचाव कार्यों से जुड़ी अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। आपदा के क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और राहत सामग्री का वितरण करना। पिछले कुछ वर्षों में एनडीआरएफ वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल में रूप में उभर कर आया है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में भारत की भूमिका क्या रही है, आप देख सकते हैं कि अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत ने विभिन्न देशों से सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत सार्क देशों में आपदा प्रबंधन कर्मियों को प्रशिक्षण का केंद्र बनाया गया है। आप लोगों को मालूम है सार्क का पूरा नाम बताइए। एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। साउथ एशियन, वेरी गुड, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, वेरी गुड। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है सार्क एक बार और बता दीजिए। साउथ एशियन एसोसिएशन, हाँ, एसोसिएशन फॉर रिलीजन्स कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें आपको बता दूं कुल टोटल जो है कितने देश शामिल किए गए? 7 है 8? चलो देखते हैं। एक आपका आता है अफगानिस्तान, आपका एक आता है बांग्लादेश, एक आपका आता है भूटान, एक आपका आता है भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान जिसको पाक कहते हो, श्रीलंका। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 देश। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1984 को ढाका में की गई थी। ढाका मतलब कहाँ है? बांग्लादेश में, ढाका में इसको स्थापित किया गया था। क्लियर हो गया? हाँ, इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो आपदा के प्रबंधन कर्मियों को प्रशिक्षण का केंद्र बन गया सार्क। आगे बात करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए प्रश्न है ये आपके सामने कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 जारी की थी? 1 जून? यस सर, यस सर। 1 जून 2016 का। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। 1 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 को जारी किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट याद रखिएगा। देश में पहली बार इस तरह की राष्ट्रीय योजना तैयार की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के मुख्य बातें ये है, विशेषताएं में। यह योजना आपदा जोखिम घटने के लिए सदैई, मैंने आप लोगों से एक नाम बोला था सदैई के बारे में, अभी इससे बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, फ्रेमवर्क में तय किया गया कि लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ मोटे तौर पर तालमेल करेगा। ये फिर कहता है कि इस योजना का विजन भारत को आपदा से उभरने में अधिक सक्षम बनाना है।
प्रत्येक खतरे के लिए सदैव फ्रेमवर्क में घोषित 4 आपदाओं या प्राथमिकताओं को आपदा जोखिम में कमी करने के फ्रेमवर्क को शामिल किया गया। इसके लिए 5 कार्य क्षेत्र शामिल थे। जोखिम को समझना, एजेंसियों के बीच सहयोग, डीआरआर में सहयोग, रचनात्मक उपाय, डीआरआर में सहयोग और गैर संरचनात्मक उपाय, क्षमता विकास। ये 5 बातें याद रखिए कार्य क्षेत्र के रूप में। अच्छा, इस योजना में कार्यकारी हिस्से के पहचान 18 बड़े कार्यों के रूप में किया गया, जो इस तरीके से मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूर्व चेतावनी वगैरह ये सब आती है। देखिए एग्जाम में ये भी एक बार प्रश्न आया हुआ था, पूछा भी गया था, पूर्व चेतावनी वगैरह किसको रिप्रेजेंट करता है। आपको मैं पहले बता दूं, जो सदैव फ्रेमवर्क की अवधारणा है वो जानते हो कब लाया गया था? सदैव फ्रेमवर्क का अवधारणा 2015 में। सदैव फ्रेमवर्क, ये तो आप पढ़ लेना एक बार, है ना, जो 18 दिए गए हैं कार्य, ये पढ़ लेना। फ्रेमवर्क की बात करें तो 2015 में इसको लाया गया था, सदैव फ्रेमवर्क अवधारणा को। सदैव फ्रेमवर्क किस देश में संपन्न हुआ था? किस देश में संपन्न हुआ था? तो आप याद रखिएगा, जापान में संपन्न हुआ था। सदैव फ्रेमवर्क में कितनी प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया था? कितनी प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया था? तो 4। देखो अभी मैंने बताया था, ऊपर है 4। हाँ, सदैव फ्रेमवर्क में जो है प्राथमिकताओं का मूल रूप में चिन्हित किया गया। मूल रूप पे कितने रूप में चिन्हित किया गया है? तो आप कितना बताएंगे? मूल रूप से 5। मूल रूप से 5, जो मैंने आपको भी बताया है। तो ये बेसिकली सदैव फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा आप लोगों से की गई थी थोड़ा सा। कब आया? 2015 में, याद रखिएगा आप सभी लोग। ये सारी चीज़ें जो हैं आप सबके लिए एग्जाम में प्रश्न भी बनाए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद सर इसमें 7 लक्ष्य रखे गए। 7 लक्ष्य भी आप बता सकते हो सदैव फ्रेमवर्क में, ठीक है। सदैव फ्रेमवर्क में आप 7 लक्ष्य को भी शामिल कर सकते हो, ठीक है। सदैव फ्रेमवर्क 2015। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सदैव फ्रेमवर्क जो है 2015 में इसको लाया गया और विकास का एजेंट का पहला बड़ा समझौता हुआ था, जो देश के राज्यों को आपदा के जोखिम के विकास के लाभ रक्षा के लिए ठोस कार्यवाही प्रदान की थी इसने, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1999 में आपदा न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय रणनीति अपनाई थी। राष्ट्रीय रणनीति अपनाई थी। 4 क्षेत्र: आपदा जोखिम का अध्ययन करना होगा, आपदा जोखिम प्रबंधन का सुधार करना होगा, दूसरा लचीलेपन हेतु आपदा जोखिम में कमी लाना होगा, तीसरा और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए अपराध रोधी या आपदा रोधी तैयारी को बढ़ावा देना, पुनः प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, बेहतर निर्माण पर बल देना, ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग जो है ध्यान रखिएगा सदैव फ्रेमवर्क, ठीक है। अच्छा, इसी के अंतर्गत जो है एक जो है ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन लाया गया था। 10 वर्ष बाद सतत विकास पर इस पे जो है बल दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था एक, देखो इंडिया क्वेक है और एक सागर ऐप लॉन्च है। इंडिया क्वेक ऐप से संबंधित अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 27 जुलाई 2017 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना दिवस के अवसर पर इंडिया क्वेक ऐप को लॉन्च किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। भूकंप आने के बाद यह ऐप स्वचालित रूप से भूकंप के स्थान, समय और उसकी तीव्रता मानदंडों के संदेश का प्रसार करेगा। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र का वर्तमान में 84 स्टेशन है, जिसके भूकंपीय नेटवर्क को संचालित होता है। यह स्टेशन वास्तविक समय से, अगर बात करें वास्तविक समय में, तो डेटा संचार हेतु रीसेट के माध्यम से राष्ट्रीय भूकंप केंद्र को संलग्न है। किस दिन?
आप याद रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सागरवाड़ी ऐप को भी शुभारंभ किया था। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। वो कौन से दिवस पे था? वही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना के दिवस पे ये था। ये भी जो था इंडिया क्वेक था। ठीक है, ये उसी के समय का था। जलवायु, और याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हर्षवर्धन के रूप में था और ये भी उसी का है। और उसी दिन अब परामर्शों की प्रभावी और समय पर प्रयोगशाला के सीधे प्रसार हेतु एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली कर सागरवाड़ी विकसित किया। सागरवाड़ी तटीय समुदाय मुख्यतः मछुआरों को, किसको? मछुआरे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, पॉइंट, शब्द को उनकी आजीविका और समुद्र में सुरक्षा के संबंध में परामर्श और चेतावनी देने में मददगार होगा। इस तरीके से ये सागरवाड़ी था, ये सागरवाड़ी था। हर्षवर्धन ने सागरवाड़ी को एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली की शुरुआत किया। और आप देख सकते हो यहाँ पर कि हर्षवर्धन ने धरती यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना के दिवस पर सागरवाणी ऐप लॉन्च किया। इससे संबंधित जानकारी उपयोगकर्ता की उसकी सुरक्षा के लिए समय पर अलर्ट करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, वही 27 जुलाई को ये मनाया जाता है, फाउंडेशन दिवस के दिन इसको मनाया भी जाता है, फाउंडेशन दिवस 27 जुलाई को। ठीक है सर, वो बताना जरा, मछुआरों के लिए क्या था? मछुआरों के संबंधित में लोगों के द्वारा दी जा सके जानकारी प्राप्त करने, उसको जानकारी मिल सके, अवेयरनेस करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आपका था एक सागरवाड़ी, जहाँ परामर्श देता था मछुआरों, पूर्वानुमान की बात करता था, हाई अलर्ट की बात करता था, चेतावनी देता था, सुनामी वगैरह के बारे में बताता था, सागरवाड़ी ऐप के माध्यम से, सागरवाड़ी ऐप के माध्यम से। ठीक, याद रखिएगा इसमें। और उसी तरीके से ठीक अगर हम बात करते हैं इंडिया क्वेक में भी वही चीज़ें यहाँ पर भी संचालित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था टॉपिक आपका हो गया समाप्त आज। तो आज यूनिट नंबर 10 आपका समाप्त हो गया। कल हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 10 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कल शाम को आपदा प्रबंधन पे करेंगे। फिर उसके बाद आपदा प्रबंधन के बाद हम लोग कौन सा टॉपिक ले लेंगे? अभी हम लोगों ने पर्यावरण पढ़ा था, थोड़ा सा पर्यावरण समाज कार्य, उसके बारे में क्लास कर लेंगे। दो टॉपिक पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कल तीव्र गति से चर्चा करेंगे। ठीक है, कम से कम मान चलिए कल 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 100 क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए आज के जो आपदा प्रबंधन के चरण होते हैं वो बता दीजिए। आपदा प्रबंधन के चरण, हाँ देखो, एक बार यूजीसी ने आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप से पूछा भी था। ठीक है, स्टेप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, याद किसी को याद है? जी सर, पहले तो क्या बोलते हैं उसको, उसके बारे में तैयारी करते हैं। क्या बोलते हैं, आपदा आने के पहले की से बात है, तैयारी करते, फिर उसको न्यूनीकरण करते, पर्याय कम करते उसको, फिर रोकथाम होती है। हाँ, आपदा निरोध रोकथाम होती है। और क्या बोलते हैं उसको, आपदा आने के बाद राहत एवं बचाव कार्य किया जाता है। उसके बाद पुनरुत्थान और पुनर्वास किया जाता है। ओके, चलो सुन लीजिए एक बार मेरे से भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए समंक करने की बात करता है। शुद्ध हिंदी का आप प्रयोग करें, समंक या समन शब्द का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करें आप लोगों से, तो उसके बाद आता है तैयारी करने की बात। किसकी बात आती है? तैयारी करने की। इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आपदा प्रबंधन से संबंध में आप लोगों से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर आपसे अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में, तो समन किसको बोलते हैं? समन जैसे न्यूनीकरण को बोलते हैं। ठीक है, आपदा के प्रभावों को न्यूनीकरण करना, ठीक है, कम करना, समन कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात आती है प्रतिक्रिया मतलब एक के द्वारा बनाए गए खतरों को कम करने का प्रयास करने को क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया बोलेंगे। और प्रतिक्रिया के बाद क्या हो जाएगा? रिकवरी। और रिकवरी को क्या कहेंगे? समुदाय को सामान्य तौर पर देखना, समुदाय को सामान्य तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो ये आपका 4 स्टेप के रूप में बेसिकली देखने को हमें मिलता है। 4 स्टेप। सर वो जो होती ना चेतावनी, जिसको अनाउंसमेंट कहते हैं, लास्ट में क्या बताया सर? रिकवरी। हाँ, क्या कह रहे हो? जो चेतावनी जारी करते ना, अनाउंसमेंट करते, वो किसके पीछे आएगा? चेतावनी तो प्रिवेंशन होगा, निवारण है वो सारे। आप ऐसे में अगर आप चाहो तो इन्वॉल्व कर सकते हो कि पहले आपने रोकथाम लिख लिया,
प्रिवेंशन की बात कर लिया, ठीक है। ये सारे स्टेप हैं, ठीक है। सर सबसे पहले फिर जागरूकता आएगी सर। सर वो आपदा आप से चाहो पहले का तो जागरूकता प्रबंधन की है, भी सर, आप जिसमें जानकारी देते हैं। जागरूकता भी कह लीजिए, जागरूकता कह लीजिए, जानकारी करिए, रोकथाम करिए, बात एक ही चल रही है, कंफ्यूज मत होइए। फिर उसके बाद आपका एक शब्द आता है जिसमें मैंने बोला था मिलेगन, मिलेगन का मतलब बोलते हैं समन, आप आगे एक शब्द जोड़ते जाइए। फिर उसके बाद आपका एक शब्द आ जाता है और जहाँ पे तत्परता की बात होती है, जहाँ पे प्रतिक्रिया की बात होती है, तैयारी की बात होती है, तत्परता, तैयारी, प्रिपरेशन। फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्स की बात कर सकते हो, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया की बात कर सकते हो। फिर उसके बाद रिकवरी की बात कर सकते हो, रिकवरी का मतलब क्या था, वसूली। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो ये भी आपका जो है एक प्रकार से डेवलपिंग स्किल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आ जाता है ये चरण। जब आप किसी चीज़ को मैनेजमेंट के रूप में शामिल करते हो तब ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। स्टेप समझ में आया आपको? लिख लिया दोनों टाइप के, उसमें आपने आगे एक मेंशन भी कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। चलो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई। आप लोगों को इसी तरीके से समझ में आना भी चाहिए। तो ये थे 5 स्टेप जो डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में थे और इम्पोर्टेंट भी है, यह अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जो है कल इसके बारे में कुछ प्रश्नों पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है सर। ओके। सर इसका पीडीएफ दे दीजिएगा। सर ये संवाद तो हो गया सर, संवाद समाप्त हो गई क्या यूनिट सर से? हाँ समाप्त हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ 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 सिलेबस खत्म। हाँ समाप्त हो गया। चलो धन्यवाद भाई आप लोग। हाँ तो आज जो है आपका सब सिलेबस जो है, जो भी बच्चे शुरुआत से जुड़े थे उनको पता होगा भाई कि ये सारी टॉपिक आज समाप्त हो गई है। बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, और फिर उसके बाद जो है हम लोग 6 बजे वाली क्लास में जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने जो है PDF 4-5 बना रखी है जिसमें अब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार कहो तो मैं स्क्रीन आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन कौन सी PDF है। आप लोग रहिए, अभी जाइएगा मत, मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी सी बता भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें जो है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, आज देख रहे हैं टुडे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समाजकारी का, फिर समाजकारी 2 है, समाजकारी 1 का है ये। और इसमें भी मैं अगर ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, रुक जाइए, है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। तो इसमें आप देखेंगे ना, देखिए इसमें कुछ सिद्धांत आ जाएंगे शुरुआत में कि क्वेश्चन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। अधिगम सोपान का सिद्धांत दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर। दिखाई दे रहा। ओके 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 नहीं सर, वही दिख रहे फोल्डर। ओके 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 फोल्डर दिख रहा है ना, और मैं समझ गया, मैं क्योंकि वहाँ पे शेयर नहीं किया हुआ। देखिए ये देखिए, तो ये आपको थोड़ा सा मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे आप देख सकते हैं। अधिगम हस्तांतरण का सिद्धांत किसने दिया है, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, है ना। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे चीज़ें चलेंगे। हाँ, तो फिर उसके बाद आपका ये कौन सा कब आया है सिद्धांत के बाद, फिर आपका परिवार आ जाएगा, पितृसत्तात्मक वंश, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। सत्ता के आधार पे आ जाएगा, मात्र के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह आ जाएगा। फिर इसके बाद कुछ अधिनियम आ जाएंगे। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मतलब इसी तरीके से मैंने 3-4 PDF ले रखा है जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा अभी कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको IMP करते जाना, बाकी सारी चीज़ें पढ़ते जाना साथ ही साथ, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व मैंने कर रखा है, ऐसा कोई चीज़ें नहीं जो आप लोगों को छोड़ रखा है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सारे एक्ट मिल जाएंगे, टोटली एक्ट इसमें शामिल किए गए हैं, एक भी उधर एक्ट नहीं मिलेगा। मैरी रिचमंड की किताब भी शामिल किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर गार्टन हैमिल्टन की भी किताब मिल जाएगी आपको, और भी विद्वानों की किताब मिल जाएगी यहाँ पर नीचे, ठीक है, उनकी किताब आ जाएगी, ठीक है, अलग अलग किताबें आ जाएंगी। फिर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के बारे में बात कर लेंगे, 2017 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, 16 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल देख लेंगे, है ना।
इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है 6 बजे वाली क्लास में, ठीक है ना। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने इतनी मेहनत से बनाया सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं।